नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार विश्वकर्मा फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर वही आपका समास जिसके बारे में हम पिछले पार्ट 1 में 3 समास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। पार्ट 1 में इसके बारे में चर्चा हो चुका है। अगर आप को ना देखे हों तो उसे पार्ट 1 को देख लीजिए, जिसमें आसानी से आपको समझाया गया है, नए तरीक़ों से समझाया गया है। और बाकी समास का हम चर्चा आज करेंगे। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं समास का अन्य भाग जो आप पार्ट 2 में देख रहे हैं। देखिए पार्ट 2 में आप देखिए समास का नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता होती है। परिभाषा इसका होगा, एकदम आसान है कि जब जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो और विशेषण तथा विशेष का संबंध हो, उपमेय तथा उपमान का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। एकदम आसान, जिस सामासिक पद में उपमेय और उपमान तथा विशेषण तथा विशेष का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष से होगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। एकदम आसान है। उपमेय किसे कहते हैं? जब किसी की तुलना किसी से की जाए तो उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय हमेशा पास होता है, उपमान हमेशा दूर होता है। उपमेय काल्पनिक होता है, उपमान वास्तविक होता और प्राकृतिक होता है। देखिएगा दोस्तों, कर्मधारय समास जहाँ पर दोनों पद में विशेषण विशेष का या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा गया नील कमल। नील कमल, यहाँ 2 पद है, नील और कमल। यहाँ दोनों पद में आप देखिए, पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष। समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। कहा गया कमल की विशेषता कौन बता रहा है? पहला पद नील, इसलिए यहाँ विशेषण और विशेष का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास। और कहा गया जैसे महापुरुष। महापुरुष, इसमें देखिए 2 पद है, महा और पुरुष। पहला पद विशेषण है महा, दूसरा पुरुष। इसकी विशेषता बता रहा है पहला पद महा। समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष। एकदम आसान है। उसके बाद जैसे कहा गया, लिखा गया चंद्रमुख। लिखा गया चंद्रमुख। 2 पद है, एक है चंद्र, दूसरा है मुख। जब सामासिक पद में बोला गया एक पद उपमेय तथा दूसरा उपमान हो तो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। यहाँ 2 पद है चंद्र और मुख। यहाँ एक पद है उपमेय, दूसरा उपमान है। यहाँ मुख की तुलना की जा रही चंद्रमा से, इसलिए उपमेय मुख है, उपमान चंद्रमा है। समास विग्रह होगा चंद्र सा मुख। कौन समास होगा? समास का नाम कर्मधारय समास होगा। एकदम आसान है दोस्तों। जब याद रखिएगा इतना, जब सामासिक पदों में एक पद उपमेय दूसरा उपमान हो, एक पद विशेषण या और दूसरा पद विशेष हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। आगे देखिएगा, दूसरा आपका है, दूसरा समास है अगला द्विगु समास। पद की प्रधानता कौन सी होती है? 1 मिनट। पद की प्रधानता देखिएगा, पद की प्रधानता कौन सी होती है द्विगु समास में? इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान होता है। एकदम आसान है। देखिएगा
इसके लिए आप तरीका याद रखिएगा। तरीका यहाँ लिखा है द्विगु, लिखा क्या है द्विगु, द्विगु, इसमें पहला अक्षर द्वि लिखा है। द्वि माने होता है दो, दो एक क्या है संख्या है, यानी जिस सामासिक पद का पहला पद संख्या हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। एकदम आसान है, जिस सामासिक पद का पहला पद संख्या हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए लिखा गया पंचवटी, पंचवटी, यहाँ दो पद है पंच और वटी। पंच माने पांच, वट माने वृक्ष। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, 5 वटों का समूह। यहाँ देखिए पहला पद पंच यानी 5 एक संख्या है, दूसरा वट यानी वृक्ष यानी वृक्षों की संख्या का समूह का बोध करा रहा है, यानी पहला पद जो एक संख्या है, इसलिए यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। और जैसे लिखा गया चौराहा, चौराहा में कौन समास होगा द्विगु समास कैसे, यहाँ लिखा गया 4 राहों का समूह। जब सामासिक पद में पहला पद संख्या हो, दूसरा पद संज्ञा सर्वनाम या विशेषण कुछ भी हो, तो यहाँ पहला संज्ञा हो, बताया गया कि पहला पद क्या हो संख्या हो, वहाँ पर द्विगु समास होगा। एकदम आसान तरीका है, लेकिन एक विशेषता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके बाद 20 30 इसे क्रमतः आगे तक ये सभी संख्याएं द्विगु में आती हैं। इसके अलावा जो संख्याएं हैं वे संख्याएं द्विगु नहीं होती हैं। जैसे लिखा जाए एकादश, एकादश, यहाँ 2 पद है 1 और 10, तो यहाँ आप देख रहे हैं संख्या भले पहले पद है लेकिन समास विग्रह अगला पद भी संख्या है। समास विग्रह जो होगा वो होगा 1 और 10 यानी 11, इसलिए यहाँ पर और बीच में आया, इसलिए आपका द्विगु समास नहीं द्वंद्व समास होगा। और जैसे लिखा गया 59, 59, तो यहाँ लिखा गया 59 और 60, उन एक उपसर्ग है और 60 माने 60, उन माने एक कम, 60 में एक कम। जब सामासिक पद में पहला पद उपसर्ग हो जाए तो वहाँ पर द्विगु समास ना होकर अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए यहाँ पर भी द्विगु समास नहीं है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। संख्याओं में केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 क्रमशः ऐसे आगे तक द्विगु होती हैं संख्याएं। उसके अलावा जो संख्याएं हैं वे संख्याएं द्विगु नहीं होती हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया आखिरी समास है द्वंद्व समास। पद की प्रधानता में देखें तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच और का लोप हो, और का लोप हो या संयोजक चिन्ह लगा हो और दोनों पद एक दूसरे के विलोम हो, विपरीतार्थी हो, एक दूसरे के विपरीतार्थी हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। एकदम आसान है। देखिए द्वंद्व समास जब दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच और का लोप हो, योजक चिन्ह लगा हो तथा विपरीत दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीतार्थी हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे लिखा गया उदाहरण में लिखा गया रात दिन, तो यहाँ देख रहे हैं आप दो पद है, एक है रात दूसरा है दिन। दोनों पदों के बीच किसका लोप है? और का समास विग्रह होगा रात और दिन, इसलिए यहाँ पर आपका समास का नाम होगा द्वंद्व समास। आगे लिखा गया जैसे, लेकिन एक विशेषता इसमें ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं याद रखिएगा। एक होता है इतरेतर द्वंद्व
और दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व। एकदम आसान है। देखिए, इतरेतर द्वंद्व कहाँ होता है? इतर धन इतर, यानी यह भी और यह भी, जहाँ दोनों पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हों, दोनों पदों का महत्वपूर्ण योगदान हो, वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे लिखा गया माता पिता, यहाँ देखिए दोनों पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं, समास विग्रह होगा माता और पिता, दोनों पद महत्वपूर्ण योग्यता दोनों रखते हैं, इसलिए यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है, यह भी और यह भी। आगे देखिए समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व कहाँ होता है? समाहार माने समूह, जब दोनों पद समूह का बोध कराएं तो उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे किसी को अगर कहा गया हाथ पैर, जैसे जाते वक्त लोग बोल देते हैं, कहते हैं हाथ पैर बचा के जाइएगा, तो उसका मतलब ये नहीं केवल हाथ और पैर बचाना है, बाकी शरीर को कटवा देना है, नहीं। उसका मतलब है कि हाथ पैर के साथ साथ पूरे शरीर को भी बचाना है। ये समूह का बोध करा रहा है, पूरे शरीर का बोध करा रहा है, इसलिए ये समाहार द्वंद्व। और जैसे कहा जाए चाय पानी, कोई आपके घर मेहमान अतिथि आ जाए तो आप कहते हैं चाय पानी करके जाइए, तो क्या उसे सम्मान में केवल चाय और पानी दिया जाता है? नहीं, चाय पानी का मतलब है, चाय पानी का मतलब थोड़ा सा नाश्ता, यानी ये समूह का बोध करा रहा है, इसलिए आपका कौन सा द्वंद्व है? समाहार द्वंद्व। आखिरी देखिएगा वैकल्पिक द्वंद्व, जब दोनों पदों में से किसी एक की चुनने की बात हो, विकल्प, वैकल्पिक माने विकल्प, एक को चुनने की बात हो तो उसे हम वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। जैसे लिखा गया पाप पुण्य, इस समास विग्रह होगा पाप या पुण्य। और लिखा गया जैसे लाभ हानि, या तो लाभ ही हो सकती है या तो हानि हो सकती है, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक, यानी वैकल्पिक, इसीलिए समास विग्रह होगा लाभ या हानि, तो ये आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमें उम्मीद है आपको समास पूरा समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को एक बार फिर से कहना चाहेंगे आपसे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम संजय कुमार विश्वकर्मा, एक हम लोग की कोचिंग भी चलती है जलालपुर अम्बेडकर नगर में मित्तुपुर रोड पर, जिसका कोचिंग का नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर, और यहाँ से आपको हमेशा वीडियो उपलब्ध होता रहेगा। और कोचिंग पे आप एसएससी और कंपटीशन लेवल की कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना हो, टीईटी की तैयारी करना हो, संपर्क कर सकते हैं, और आपको हमारा नंबर चैनल पे ही उपलब्ध हो जाएगा। बाकी आगे का चैप्टर आपको लेकर फिर आगे हम मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।